क्या सियासत हर वक्त मुद्दा खोजती है, चाहे वो वक्त बेवक्त ही क्यों ना हो? क्या सियासत हर वक्त को पूरी तरह कैसे निचोड़ें, इसी उधेड़-बुन में लगी रहती है? ऐसे सवाल क्यों, वो बताऊं उससे पहले बता दूं, फिर दलों में वार पलटवार हुए, वो भी स्वतंत्रता दिवस पर। नमस्कार, वक्त है पंचतंत्र का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान कांग्रेस को नागवार गुजरता है। कई राज्यों में सत्ता में आते ही पेंशन रोक दी जाती है। इतिहास सब जानते हैं, पर इतिहास कुरेदे जाते हैं। बीजेपी मीसाबंदियों के जरिए काले इतिहास को सर्वसाक्षी बना चुकी है। वहीं कांग्रेस को एक खास जगह पर तिरंगा लंबे वक्त तक नहीं फहराए जाने को जिंदा रखना पड़ता है। बहस ने तब रोचक मोड़ ले लिया जब एक माननीय ने कहा कि अच्छे बुरे सभी राष्ट्रभक्तों को आजादी का पर्व मुबारक हो। इस बहस का अंत या पार क्या है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बीजेपी प्रवक्ता लक्ष्मीकांत पारीख जी मेरे साथ हैं और कांग्रेस प्रवक्ता यशवर्धन सिंह जी मेरे साथ हैं। आप दोनों का स्वागत है समाचार प्लस पर। यशवर्धन जी, आपसे मैं शुरुआत कर रहा हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मीसाबंदियों से कांग्रेस को आपत्ति क्यों है, या मीसाबंदियों का सम्मान हो तो कांग्रेस को नागवार क्यों गुजरता है? जी, 75 की जो इमरजेंसी है उसके बारे में इतने भ्रामक तथ्य फैलाए गए, इनको हीरो बनाया गया। उस विषय में मैं आपके माध्यम से दर्शकों को एक बात बताना चाहता हूं कि 12 जून को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा जी के कैंडिडेचर को कैंसिल किया। 24 जून को सुप्रीम कोर्ट ने उसके आधे जजमेंट पे रोक लगा दी। आधे की सुनवाई की डेट दे दी, आधे पे रोक लगा दी। इसका मतलब इंदिरा जी अगले 6 महीने फिर से प्राइम मिनिस्टर रह सकती थी बिना चुने गए हुए। 25 जून को जयप्रकाश नारायण बड़ी रैली करते हैं दिल्ली में और उसमें सेना और पुलिस से कहते हैं कि आप सरकार की बातें मानना बंद कर दो, अपना सब कुछ छोड़ के हमारे साथ आ जाओ। उससे पहले छात्र रेल की पटरियां उखाड़ रहे थे, रेल मंत्री की हत्या हो जाती है, गुजरात में उपद्रव होता है, पूरे भारत में यानी बिहार में राज्यपाल को विधानसभा में नहीं जाने देते, लाठीचार्ज होता है। तो पूरे देश में एक तरीके से जैसे अभी बांग्लादेश में उपद्रव हुआ उसी तरीके से पूरे देश में उपद्रव था। दूसरी बात, ये जो प्रचारित करते हैं कि असंवैधानिक था, असंवैधानिक नहीं था। आर्टिकल 352 जिसको बनाने में बाबा साहब अंबेडकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी दोनों। लेकिन यशवर्धन जी, इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि हम इमरजेंसी को जस्टिफाई कर देंगे। ये तो आप इमरजेंसी को जस्टिफाई कर रहे हैं। जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं मैं। ये लोग ये झूठ फैलाते हैं कि इंदिरा जी को कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई कर दिया था इसलिए इमरजेंसी लगा दी। कोर्ट ने 24 जून को रिइंस्टेट कर दिया था, स्टे कर दिया था, इमरजेंसी लगी है। पर यशवर्धन भाई, फिर वही है ना, इमरजेंसी लगा ना, हिटलर शाही तो थी, ठीक है, वैसा कानून था, संविधान में आपको प्रावधान मिले हुए, आपने इस्तेमाल किया। जयप्रकाश नारायण ये कह रहे हैं सेना और पुलिस दोनों सरकार की बात मानना बंद कर दे, हमारे साथ आ जाए। जगह जगह उपद्रव हो रहे हैं, रेल मंत्री की हत्या हो जाती है, पटरियां उखाड़ रहे हैं, राज्यपाल को घुसने नहीं दे रहे हैं, चुनी हुई सरकारों को कह रहे हैं तुम भंग हो जाओ अपने आप, तुम्हें काम नहीं करने देंगे, तुम इस्तीफा दो। इस तरह का पूरे देश में तो इसका मतलब है कि मीसाबंदियों का सम्मान नहीं होना चाहिए, मीसाबंदियों को पेंशन नहीं मिलनी चाहिए। ये बिल्कुल उपद्रवी थे ना, इनको उपद्रव के कारण अंदर डाला गया उस वक्त। जिन ने उपद्रव किया, तो उपद्रवियों को आप किस तरीके से ग्लोरीफाई कर सकते हो आप? नहीं, ये तो पॉइंट ऑफ व्यू कांग्रेस का पॉइंट ऑफ व्यू है यशवर्धन भाई। जहां से देखा उस समय लोगों को लगा कि वो सरकारें आप देखिए, बांग्लादेश से आपने कंपैरिजन किया, बांग्लादेश में उपद्रव की स्थिति क्यों बनी, उसके जड़ में कौन था? और अगर आप उसी से कंपेयर करेंगे तो यहां उस उपद्रव के जड़ में तो आप ही निकले ना। नाराजगी तो आप ही के प्रति सड़कों पर थी, उपद्रव आप ही के प्रति सड़कों पर था। तो जनता को चुनाव में वोट देने का अधिकार है ना। उनके नेता ये कैसे कह सकते हैं कि हम चुनी हुई सरकार को काम ही नहीं करने देंगे, अभी के अभी भंग। तो आप मुझे एक बात क्लियर कट बताइए। तो आप ये कह रहे हैं कि मीसा, आप जैसे हमने एमपी में भी देखा है, छत्तीसगढ़ में भी देखा है, जैसे ही आप सत्ता में आए, भले ही 9 महीने के लिए भी आए, तो आपने सबसे पहले तो मीसाबंदियों की पेंशन बंद की। तो मीसाबंदियों को पेंशन नहीं मिलनी चाहिए और मीसाबंदियों का सम्मान नहीं होना चाहिए, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है? हाँ बिल्कुल, ठीक है, क्या इस चीज का? ठीक है। लक्ष्मीकांत पारीख जी, कांग्रेस का स्टैंड क्लियर है, मीसाबंदी उपद्रवी थे, इस पर आपका काउंटर क्या है? यदि मीसाबंदी उपद्रवी थे तो इस देश की आजादी का आंदोलन करने वाले लोगों के बारे में इनकी भी शायद यही राय हो सकती है। मैं इसी तौर पर मानना है कि लोकतंत्र की हत्या कांग्रेस की माननीय इंदिरा गांधी जी ने की। उस लोकतंत्र की हत्या से बचाने का काम किसी ने किया तो उन मीसाबंदियों ने किया, उन लोकतंत्र सेनानियों ने किया जिन्होंने आपातकाल के खिलाफ लंबी लड़ाई की। ये देश आपातकाल के झंझट में
जकड़कर इंदिरा गांधी तानाशाह प्रवृत्ति को यहाँ जन्म देना चाह रही थी। उस तानाशाह प्रवृत्ति का निशाना था कि मीसा बंदियों को या उनके परिवार के लोग या अन्य लोगों को जिस प्रकार यातनाएं देकर 2.5 वर्षों तक जेलों में रखा गया हो और देश में विपक्ष नाम की चीज खत्म कर दी गई हो और साथ ही साथ देश के अंदर आम नागरिक के अधिकारों खत्म कर दिया गया हो। आप स्वप्निल जी, आज यहाँ पर बैठकर हम प्रेस पर बात कर रहे हैं, उस समय स्थिति ये थी, मेरे फाजिल कांग्रेस के प्रवक्ता जी को ध्यान होगा, ये तो मुझसे शायद उम्र में बड़े होंगे या बराबर के होंगे, कि देश में अखबार छपने से पहले कलेक्टर के पास पहुंचा करता अखबार छाप दिया जाए नहीं छाप दिया जाए। किसी कलाकार को गाना गाने से इसलिए रोक दिया जाता कि इंदिरा गांधी की पेशेवर गीत नहीं गा पाया और देश के लेकिन तब क्या सेना को, पुलिस को भड़काया जा रहा था? मैं समझता हूँ कांग्रेस ने आजाद भारत के अंदर लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया और मीसा बंदियों ने नहीं तो क्या नहीं 2 मिनट लक्ष्मीकांत भाई, मुझे ये बताइए कि क्या हमारे देश के नायक करते हैं और मेरा मानना है कि मीसा बंदी की पेंशन, लक्ष्मीकांत जी, सवाल ये है कि क्या देश के नायकों ने उस वक्त सेना को और पुलिस को भड़काने की कोशिश की? क्या उन हालात की एक बड़ी वजह ये भी था कि लोगों को उकसाया जा रहा था? देखिए, ये सभी प्रश्न किससे किया आपने? मैंने आपसे ही पूछा है लक्ष्मीकांत जी, दोबारा दोहरा थोड़ा प्रश्न। मैं ये कह रहा हूं कि क्या उस वक्त जो देश के नायक रहे हैं उन चेहरों ने, उन नायकों ने सेना को, पुलिस को उकसाया था? क्या वो पॉइंट ऑफ व्यू सही हो सकता है? देखिए, मैं बता दूं कि इस हिंदुस्तान की विशेषता रही है, यहाँ की सेना कभी भी लोकतंत्र में हस्तक्षेप नहीं किया, इसलिए यहाँ का लोकतंत्र बचा हुआ। जिस प्रकार की कांग्रेस के लोग यदि बात करें तो इन घोर निंदनीय बात करते हैं। हिंदुस्तान की पुलिस और हिंदुस्तान की सेना ने कभी भी भारत की राजनीति में हस्तक्षेप नहीं किया, भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने का प्रयास भी नहीं किया। भारत की राजनीति के अंदर उस समय आमूल परिवर्तन किसी ने शुरू किया तो गुजरात में शुरू हुआ छात्र आंदोलन था, जो इससे बिहार तक जड़ें पकड़ी और माननीय जयप्रकाश जी के नेतृत्व में सिंहासन खाली करो जनता आती है और जनता दिल्ली तक पहुंची और दिल्ली पर एक रैली की। उस रैली की संख्या को देखकर माननीय इंदिरा गांधी जी की आंखें खुल गई। एक पॉइंट है जो कांग्रेस कहती है, क्या इसका कोई जवाब हो सकता है? चलिए स्वप्निल जी, कांग्रेस के प्रत्येक पूछे आपातकाल कब लगाया जाता है? कोई दुश्मन देश आक्रमण कर दे, आंतरिक रूप से कमजोर भारत की सेनाएं हो गई, भारत की सीमा हो गई, तो आपातकाल की आवश्यकता होती है। आपातकाल आपने किससे लगा दिया? जनता से डरकर आपातकाल लगा दिया, जनता की रैली को देखकर आपातकाल लगा दिया। ठीक है, और अपने आप को स्थापित करने के लिए, तानाशाह बनने के लिए, क्योंकि कोर्ट को आप मान नहीं रहे थे, कोर्ट के आदेश को आप अवहेलना करती जा रही थी। कोर्ट के ठीक है, लेकिन हाँ, इसमें दोबारा यशवर्धन जी को मैं शामिल करना चाहता हूं। यशवर्धन जी, अपना व कांग्रेस अस्तित्व बचाने के लिए, यशवर्धन जी, मैं आपसे कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि एक खास तरह के लोग सड़कों पर थे, बहुत से तरह के लोग सड़कों पर थे उस वक्त। मैं तो तब पैदा भी नहीं हुआ था, लेकिन मैंने भी गांव देहातों में जिनका कोई आरएसएस बैकग्राउंड नहीं है, जिनका कोई बीजेपी या जनसंघ बैकग्राउंड नहीं है, उस समय तो बीजेपी थी भी नहीं, खैर, उनसे कहानियां सुनी हैं और उन चीजों को अच्छा तो नहीं ठहराया जा सकता। अब कहने का मतलब है कि अगर किसी को लग रहा है क्रूरता हो रही है और आप ये कह रहे हैं कि वो प्रोटेस्ट भी ना करे, तो ये तो गलत होगा ना। लोगों में एक बड़े पोर्शन ने प्रोटेस्ट किया आपके अगेंस्ट, ये बात आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। स्वप्निल जी, आरएसएस का आपने नाम लिया, तो इसमें उनका तो आरएसएस का तो कोई रोल था नहीं। बाला साहब देवरस जो इनके सरकार नहीं था, उन्होंने बाकायदा 10 नवंबर 1975 को लिख दिया कि जेपी के मूवमेंट से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम बिल्कुल अलग हैं, हमें इसमें शामिल नहीं किया जाए। तो सबसे पहले तो आरएसएस के लोग कोई अपने आप को मीसाबंदी मानते हैं या भाजपाई जो जिनको लगता होगा कि हमारे मात्र संगठन ने कुछ किया, तो वो तो पहले ही माफी मांग के अलग हो चुके थे, उनका कोई लेना देना नहीं था उसमें। दूसरी बात, अगर किसी को लगता है कि तानाशाही प्रवृत्ति थी, तो मुझे एक बात बताइए, 19 महीने बाद में इमरजेंसी हटाई क्यों? कोई आंदोलन था? कोई आंदोलन नहीं था, कुछ नहीं था। 19 महीने बाद जब देश की परिस्थितियां शांत हो गई तो लेकिन परिस्थितियां बिगड़ी भी तो आप ही की वजह से थी। नहीं बिगड़ी किसकी वजह से? जेपी वगैरह की जो पूरा मूवमेंट था, हिंसक, वो मूवमेंट बना तो आपकी नीतियों के खिलाफ ही था ना, सरकारों की नीतियों के अगेंस्ट तो मूवमेंट हमेशा बनते रहे हैं। आप चुनाव में गए ना, आज मान लीजिए मोदी की नीतियों के खिलाफ हो जाए तो हम ये कहते हैं मोदी अभी के अभी चुनाव हट जाए, कुर्सी छोड़ दे। सन 2024 में चुनाव और अभी के अभी हट जाए, हम नहीं चलने देंगे, हम विधानसभा चलने नहीं देंगे, हम लोकसभा चलने नहीं देंगे। अच्छा, हम ये करेंगे, हम सड़कों पे आ जाएंगे, तो हम सेना को उकसाएंगे, पुलिस को उकसाएंगे। ठीक है, अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब मुरारी लाल मीणा ये कहते हैं कि जनता सब समझती है कि कौन व्यक्ति किस भावना से काम कर रहा है, तो पिछले 10 सालों से क्या लोगों ने कांग्रेस को समझ लिया है, इसीलिए वो उन्हें मौका नहीं दे रहे? 10 सालों में 3 बार। देखिए,
जनता का जो भी फैसला वो स्वीकार्य है। नहीं, तो क्या उन्होंने आपको समझ लिया है? मेरा सवाल तो यह है कि क्या उन्होंने आपको डिकोड कर लिया है? अगर आप इमरजेंसी के बाद की देखेंगे तो 1980 में प्रचंड बहुमत से इंदिरा गांधी वापस तो क्या जनता ने इनको डिकोड कर लिया? बात वो नहीं है। बात जो दुष्प्रचार और गलत तरीके से उपद्रवियों को ग्लैमराइज ग्लोरीफाई करने का जो मामला है, बात उस पर चल रही है। और अभी जो बाला साहब देवरस के जो बात ग्लैमराइज करने की नहीं है, हो ही नहीं सकते। बात ग्लैमराइज करने की नहीं। आप इस फैक्ट को तो इतिहास से नहीं हटाया जा सकता। देखिए, हम कहते ही हैं गेहूं के साथ घुन होता ही है, ठीक है। गेहूं के पोषण को तो नहीं मिस किया जा सकता ना, गेहूं तो गेहूं रहेगा। लक्ष्मीकांत पारीक जी, मैं आपके पास इस सवाल के साथ आ रहा हूं कि यह बात तो बिल्कुल सही है कि जनता सब समझती है कि कौन किस भावना से काम कर रहा है। इमरजेंसी के तुरंत बाद कांग्रेस का चुनावों में कुछ ही दिनों के कुछ महीनों के अंतर में रिपीट कर जाना, उस चैप्टर का क्लोजर क्यों नहीं हुआ कभी बीजेपी के लिए या जनसंघ के लिए उस वक्त? यदि देश की आजादी के बाद अंग्रेजों द्वारा किए गए अत्याचार पर देश भूल जाता तो निश्चित रूप से इंदिरा गांधी के द्वारा किए गए 2.5 वर्षों के अत्याचार को देश भूल जाता। यदि आप सीधे तौर पर कहें कि किसी को अत्याचार करने के बाद यदि वे शासन में आ गया तो क्या अत्याचार को भूल जाना चाहिए? नहीं, पर क्या, नहीं, 2 सेकंड, क्या चुनाव मैंडेट नहीं होते? मेरी बात पूरा कर दूं एक बार। हाँ, बोलिए। जिस प्रकार से मेरे फाजिल दोस्त अभी कह रहे थे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कोई भूमिका नहीं है, तो मीसाबंदी और ये लोकतंत्र सेनानी जिनको आपने जिले में बंद किया, ये भारतीय जनसंघ के कार्यकर्ता और संघ के कार्यकर्ता तो किसके कार्यकर्ता थे बता दें। सीधे तौर पर मैं एक बात तो कहना चाहूंगा, यदि इंदिरा गांधी की नीतियां इतनी अच्छी थी तो वे सुप्रीम कोर्ट से भागकर क्यों गई? सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ उन्होंने कहते कि 6 वर्षों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी अपनी गद्दी छोड़ दे। ये नहीं कहता सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस शासन से मुक्त हो जाए या कांग्रेस शासन बाद। उन्होंने कहा अन्य कोई नेता जिसके दल का बहुमत है वह प्राइम मिनिस्टर बन सकता था उसमें, लेकिन इंदिरा गांधी जी के ने सिर्फ और सिर्फ इंदिरा गांधी जी को चुनाव से डिबार किया तो उन्होंने बाकी किसी भी एमपी को डिबार नहीं किया। लेकिन इंदिरा लौटी थी। फिर दूसरी बात, लेकिन इंदिरा लौटी कुछ महीनों के अंतराल के बाद इंदिरा वापस लौटी और पूरी ताकत के साथ लौटी। आपको इसका भी करता बहुत अच्छी व्यक्ति, सुन ले। माननीय जगजीवन राम जी, माननीय मोरारजी देसाई जी, ये लोग आपको छोड़कर क्यों गए? माननीय देवदास, इनको क्यों बंद किया आपने? ये तो आप ही के थे ना। लेकिन आपने कांग्रेस के नेताओं को भी, क्योंकि कांग्रेस का आंतरिक लोकतंत्र खत्म करना चाहते थे इंदिरा गांधी, कांग्रेस हाँ, ये भी है, कांग्रेस के भी कई चेहरे मीसाबंदी है, के खिलाफ खड़े हो सकते, ठीक है, उनको भी जेल में बंद करें। लेकिन एक सवाल मैं लक्ष्मीकांत जी आपसे लेना चाहता हूँ। लक्ष्मीकांत जी 2 सेकंड, लक्ष्मीकांत जी अब एक सवाल ले लें। माफी नहीं मांग करें, बुराई लाल जी जैसे व्यक्ति के व्यक्तियों की समर्थन करने आ जाते हैं, ये बड़ी शर्मा की स्थिति है। एक वैलिड पॉइंट है जिसका जवाब मैं यशवर्धन जी से लूंगा कि वो मीसाबंदी जो कांग्रेस बैकग्राउंड से आते हैं उनका क्या वो भी उपद्रवी हुए? मैं इसका जवाब उनसे लूंगा, लेकिन उससे पहले लक्ष्मीकांत जी एक सवाल और मैं आपसे ले रहा हूं। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि आप ही लोगों ने बताया है कि सरकार के द्वारा लिए गए फैसलों का मैंडेट उसके बाद होने वाले चुनाव है। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। नोटबंदी का मैंडेट उसके बाद जिस भी राज्य में चुनाव हुआ था वो था, जीएसटी का मैंडेट यूपी के चुनाव थे, आपके फैसलों के मैंडेट्स अलग अलग समय के चुनाव आपने बताए हैं, तो इमरजेंसी का मैंडेट कुछ ही महीनों बाद हुए चुनाव जिसमें इंदिरा वापस लौटती हैं और उसी ताकत के साथ लौटती हैं, वो मैंडेट क्यों नहीं था? यदि इमरजेंसी ठीक थी तो 77 का चुनाव मानी इंदिरा जी जीत जाती। सही है, लेकिन इंदिरा गांधी जीती दोबारा से। मैं मानता हूं 79 में इंदिरा गांधी जीती, इसलिए जीती क्योंकि विपक्ष से नहीं रह पाया। कुछ लोगों की महत्वाकांक्षा जागृत हो गई, प्राइम मिनिस्टर पद का झगड़ा वहां पर शुरू हो गया। उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता इन्वॉल्व नहीं था, ये बात भी जान ले। भारतीय जनता पार्टी बड़ी भी नहीं, कार्यकर्ता इन्वॉल्व नहीं था, ये भी जान ले। इस देश को जान ले, इंदिरा गांधी जिस प्रकार से महत्वाकांक्षा बलिदान पर चढ़ाने को काम किया और देश के अंदर जिस प्रकार से माननीय चरण सिंह जी की राजनीतिक हत्या करने की दोषी कोई है तो माननीय इंदिरा जी है। ठीक है, यशवर्धन जी बताएंगे। आप यशवर्धन जी पहले तो आप मेरे किसी भी सवाल से पहले आप इस बात का जवाब जरूर दें कि क्या तब कांग्रेस में उपद्रवी थे? उपद्रवी की बात करें, क्योंकि कांग्रेस के भी कुछ उपद्रवी जेल में गए, वो भी मीसाबंदी कहलाते हैं। दंगे करके सज्जन कुमार उपद्रवी है या नहीं, इनसे पूछिए। लक्ष्मीकांत जी आंदोलन नहीं किया था जो आपने सिखों का नरसंहार कर। ठीक है लक्ष्मीकांत जी 2 मिनट, अब यशवर्धन जी से मैं जवाब ले रहा हूँ। हाँ यशवर्धन जी, हाँ स्वप्निल जी, हाँ स्वप्निल जी, पहले तो मैं एक लॉ पॉइंट, एक लीगल बात बता देता हूं जो एक झूठ फैलाई जाती है। मैं फिर कह रहा हूं, 12 जून को हाई कोर्ट ने कहा कि इंदिरा गांधी के अलावा किसी को आप नेता बना दीजिए। हाई कोर्ट ने ये पॉइंट आपने उठा लिया। एक मिनट स्वप्निल, नहीं वो आपने लक्ष्मीकांत जी ने वापस उसको कोर्ट के, इसलिए मैं बता रहा हूं हाई कोर्ट उसमें अपनी
परिधि से बाहर निकल गया, उसको केवल डिस्क्वालिफिकेशन पे बहस करनी थी, उसको नहीं, पर उस पर तो सुप्रीम कोर्ट अपनी बात रख चुका है। नहीं, उस पर सुप्रीम कोर्ट अपनी बात रख चुका है। क्या हिंदुस्तान के जजमेंट की समीक्षा करने की अधिकार को संविधान आपको देता है? नहीं, हाईकोर्ट के नहीं, 2 मिनट मैं आप दोनों को रोक रहा हूँ। ठीक है, मैं आप दोनों को रोक रहा हूँ। लोगों को जानकारी तो बताइए। मैं सिर्फ एक फैक्ट यहाँ पर रख रहा हूँ। 2 मिनट लक्ष्मीकांत जी और यशवर्धन जी, 2 मिनट मैं आपको भी रोक रहा हूँ। यशवर्धन जी 2 सेकंड में आपको रोक रहा हूँ। मैं सिर्फ एक पॉइंट बताना चाहता हूँ लोगों को, मेरे दर्शकों को सिर्फ एक पॉइंट में क्लियर कर दूं। हाईकोर्ट के जिस ऑर्डर की बात की जाती है वो सुप्रीम कोर्ट में स्टैंड नहीं कर पाया था। ये एक इतिहास का पोर्शन है, आपको इस बात को भी ध्यान में रखना होगा। अब यशवर्धन जी देखिए, सवाल यह है कि क्या कांग्रेस के लोग भी उपद्रवी थे? वो भी तो मीसाबंदी का टैग लेकर चौड़े में घूमे ना कि हम मीसाबंदी हैं। देखिए, जो भी दल बदल करके गए, जो भी उस वक्त की नीतियों से गए ही नहीं थे, किसी भी कारण से गए नहीं थे, वो कांग्रेस में ही थे और उन्होंने गिरफ्तारियां दी थी, जो भी स्वेच्छा से दी थी। हाँ, तो इच्छा से दी। अगर उनको लगा तो उन्होंने गिरफ्तारियां दी, वो गिरफ्तार हुए। मैं तो फिर कह रहा हूं उनकी भी नहीं होनी चाहिए, कोई पेंशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप किसी ठीक है। उपद्रव को अब एक अहम सवाल है यशवर्धन भाई, मुझे लगता है आप सीधा सीधा जवाब देंगे। मुरारीलाल मीणा जी का कहना है कि अच्छे बुरे सभी राष्ट्रभक्तों को, ये बुरे राष्ट्रभक्त क्या होते हैं? मैं एक्चुअली उनका स्टेटमेंट इतना मेरे लिए कंफ्यूजिंग था जो मैं समझ नहीं पाया। नहीं, 2 सेकंड मैं अपना पॉइंट क्लियर कर देता हूं, क्योंकि अगर बीजेपी अकॉर्डिंग टू मुरारीलाल मीणा बुरी राष्ट्रभक्त है तो राष्ट्रभक्त तो है ना, उस बात को तो पचाना चाहिए। मैं इसलिए नहीं समझ पाया ये बुरे राष्ट्रभक्त क्या होते हैं, वो जो इमरजेंसी लगाते हैं या वो जो बीजेपी है? देखिए, कांग्रेस और गांधी जी की जो विचारधारा है उसके अनुसार भारत में काम करने वाली सारी पॉलिटिकल पार्टीज राष्ट्रभक्त हैं। हाँ। हम किसी को गद्दार घोषित नहीं करते, किसी को ये नहीं कहते कि हमें बीजेपी मुक्त भारत चाहिए। हम चाहते हैं कि सभी पार्टियां देश के हित के लिए काम करें। नहीं, बुरा राष्ट्रभक्त क्या है थोड़ा सा बताइए ना। हाँ, मतलब बैड नेशनलिस्ट काम कर रही है वो अच्छी पार्टियां हैं, वो सभी राष्ट्रभक्त हैं। नहीं तो इसलिए नहीं तो बुरा नहीं, आप अच्छा राष्ट्रभक्त मत बताओ, बुरा बैड नेशनलिस्ट, बुरा राष्ट्रभक्त क्या होता है? नहीं, वो तो कहीं बोलते बोलते कोई मुंह से निकल जाए, वो एक अलग इशू है। अरे मैं नहीं, कह रहा हूं कि बीजेपी, आप राष्ट्रभक्त तो मान रहे हैं ना उनको, बुरा बोल के ही सही। समाजवादी पार्टी, जो भी पार्टियां भारत में काम कर रही हैं, चाहे एएमयूएल जो मुस्लिम लीग की जो केरल में पार्टी है, जो भी भारतीय संविधान के फ्रेमवर्क में काम कर रही हैं, वो सभी राष्ट्रभक्त हैं। समाजवादी पार्टी की शुरुआत उन चेहरों ने की जिन्होंने आपका इमरजेंसी में जोरदार विरोध किया। आप समझ रहे हैं? हम ये है ना। और भी ऐसे कई चेहरे हैं जिन्होंने इमरजेंसी में आपका विरोध किया और अपने अपने क्षेत्रों में दल बनाए। तो क्या वो बुरे राष्ट्रभक्त हैं? नहीं, बुरे राष्ट्रभक्त कोई तो होगा ना। कर दिया हमारी तरफ से। कांग्रेस की नजर में जो भी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क में पार्टियां काम कर रही हैं, वो सब राष्ट्रभक्त हैं। देश के भलाई के लिए काम करना चाहिए, उस फ्रेमवर्क में काम करना चाहिए, नफरत नहीं फैलानी चाहिए, धार्मिक नैरेटिव सेट नहीं करना चाहिए, नैरेटिव सेट नहीं करना चाहिए। जिस तरह से आप लोगों ने नैरेटिव सेट किए कुछ चुनावों में, कोई और छोर था या नहीं था, कोई जानकारी नहीं, क्या होता क्या नहीं होता किसी को पता नहीं, लेकिन एक कहानी बनाई गई, एक नैरेटिव सेट किया गया। तो क्या वो अच्छी राष्ट्रभक्ति है या बुरी राष्ट्रभक्ति है? स्वप्निल जी, आप अगर संविधान वाली बात कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री के सलाहकार विवेक देबरॉय, उन्होंने सबसे पहले आर्टिकल लिखा, वी नीड ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद में इनके लोकसभा प्रत्याशी हेगड़े जी ने कहा हम संविधान बदलेंगे, 400 सीट दो। फिर ज्योति मिर्धा ने कहा 400 सीट दो, संविधान बदलेंगे। अयोध्या से जो इनके कैंडिडेट थे उन्होंने कहा हम संविधान बदलेंगे। नहीं, तो एक बात बताइए ना यशवर्धन भाई, एक बात बताइए, यूपीए के रहते रहते ही क्या संविधान अपने मूल स्वरूप में रह गया था? इतने संशोधनों के बाद अपने मूल स्वरूप में तो संविधान रहा ही नहीं। देखिए, उसमें केशवानंद भारती केस में ये चीज तय हो चुकी कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा और बदलने वाला क्या स्ट्रक्चर होगा। बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन जब प्रीएम्बल में जब प्रीएम्बल हुआ उस वक्त हमने 2 शब्द जो जोड़े वो दरअसल मूल आत्मा से अगेंस्ट ही गए थे ना। वो तो उसमें इनकॉर्पोरेटेड थे, लेकिन इनकॉर्पोरेटेड नहीं थे दादा, वो तो जोड़े गए थे ना। ऐसी पार्टियां आ गई जो फिर से, जो सावरकर और जिन्ना जो कोalition में गवर्नमेंट चलाते थे सिंध असेंबली में, उस तरह का नैरेटिव सेट करने वाली पार्टियां वापस। ठीक है, तो फिर जनता लक्ष्मीकांत जी से भी पूछना चाहता हूं, कॉन्स्टिट्यूशन का मूल ठीक है। मुझे लगता है कि लक्ष्मीकांत जी, आपको बुरा राष्ट्रभक्त कहने की कोशिश रही मुरारीलाल मीणा जी की, जिसका मीनिंग मुझे नहीं पता, लेकिन कम से कम वो आपको राष्ट्रभक्त कह रहे हैं। क्या इस पर भी आपको कुछ कहना है? मैं कहता हूं कि शायद मुरारीलाल जी मीणा का अभी आजकल शायद विश्वास और उनका
जो उनका शब्दों का चयन शायद ठीक नहीं है, चूंकि वे एक विधायक सांसद बन गए, शायद सांसद तक पहुंचते पहुंचते मन स्थिति शायद खराब हो गई होगी, इसलिए इन शब्दों का प्रयोग करें कि बुरा राष्ट्रभक्त यदि हम हैं तो जिनके साथ सपोर्ट से आजकल उनका गठबंधन चल रहा है, जिसे इंडी गठबंधन कहते हैं, घमंडिया गठबंधन कहते हैं, वे गठबंधन चल रहा है माननीय मुलायम सिंह जी जेपी मूवमेंट की देन है, माननीय लालू प्रसाद यादव जो जेपी मूवमेंट की देन है, उन लोगों के साथ आप कोलिशन करके अपना संगठन चला रहे हैं। तो मैं इसी तरह मानना है कि शायद नहीं, लेकिन बड़ी अजीब सी बात है, राष्ट्रभक्त होता है, नहीं, बड़ी अजीब सी बात है लक्ष्मीकांत जी, के बारे में अच्छा सोचे, राष्ट्र की सफलता की चिंता करे, बड़ी अजीब सी बात है, मरने मारने के लड़ने को उतार रहे वही व्यक्ति। मैं आपको एक चीज बताता हूं, बड़ी अजीब सी बात है, समाजवादी पार्टी के कुछ चेहरों ने आपके साथ चलने की कोशिश की थी, नहीं सुनिए तो सही, समाजवादी पार्टी के कुछ चेहरों ने आपके साथ चलने की कोशिश तो की थी, नीतीश की बात मैं इतर कर देता हूं, लेकिन उस दौर में कई ऐसे चेहरे जो आप गिनाते हैं वो आपके साथ चलने में हमेशा असहज रहे हैं, असहज थे, हैं और न जाने कब तक रहेंगे। क्या ये भी एक मैसेज है? क्योंकि उस पीरियड में अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखने वाले ये वही लोग हैं जो किसी खास तरह की सोच का विरोध करते थे और वो आज आपका भी विरोध कर रहे हैं। देखिए, हिंदुस्तान की लोकतंत्र खूबसूरती है विरोध होना चाहिए। हाँ। और विपक्ष मजबूत भी होना चाहिए, ये बात भी सही है। हाँ। लेकिन विपक्ष को हम कुचल दें और इसलिए इमरजेंसी लगाकर कुचल दें, अपने साथियों को कुचल दें, ये तरीका गलत था। इसीलिए जो जेपी मूवमेंट था और जिसको हम कहेंगे लोकतंत्र सेनानियों का मूवमेंट था, जिसमें लोकतंत्र फिर से स्थापित हुआ, उसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टियां भी शामिल हुई, उसमें समाजवादी भी शामिल हुए, उसमें जनसंघ भी शामिल हुआ, उसमें संघ भी शामिल हुआ और अन्य कांग्रेस के नेतागण भी शामिल हुए। क्योंकि लोकतंत्र बचाने का विषय था आजादी की दूसरी लड़ाई। एक बार फिर से लड़ाई आजादी की शुरू हुई, उस आजादी की जंग को फतेह करने में सब लोग एक हुए। सिर्फ और सिर्फ इंदिरा गांधी और उनके कुछ चाटुकार एक नहीं हो पाए, वे अलग रहे। लेकिन जिस प्रकार का मूवमेंट उस समय बना, वे देश लेकिन जब मुरारी लाल मीणा ये कहते हैं, दो सेकंड लक्ष्मीकांत जी, जब मुरारी लाल मीणा ये कहते हैं कि जिन लोगों ने तिरंगे का सम्मान नहीं किया वे तिरंगा फहरा रहे हैं, जिन्होंने 30 साल तक संविधान नहीं माना वो आज संविधान के भक्त बन रहे हैं, इसमें से पोर्शंस में वो राइट है जी, इसमें से पोर्शंस में तो वो राइट है। मुरारी लाल मीणा झूठ थोड़ी ना कह रहे हैं। हाँ, हमने देखा कि देश के एक विशेष राज्य के एक विशेष शहर में लंबे वक्त तक तिरंगा नहीं फहराया गया जी, है ना। मैं हमने हमेशा इस बात को विरोध स्वरूप सबसे पहले हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर की यात्रा की, इस देश में 2 विधान 2 संविधान नहीं चलेंगे, इस बात को लेकर पार्टी चली तो भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ थी। इस बात पे हमें गर्व है कि आज इस देश में धारा 370 हटाकर इस कलंक को ये जवाब नहीं हुआ ना लक्ष्मीकांत जी। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आरएसएस में अगर तिरंगा नहीं फहराता था, उस बात को मुरारी लाल मीणा कोट कर रहे हैं तो वो गलत क्या कह रहे हैं? अगर मुरारी लाल मीणा इस बात को कोट कर रहे हैं कि आरएसएस तिरंगा नहीं फहराता था मुख्यालय पर, तो वो गलत क्या कह रहे हैं? लंबे वक्त तक हमने तो नहीं देखा वहां पर तिरंगा फहराया जाता रहा हो, बाद में फहराया जाने लगा। देखिए, अब ये मिथ्या क्या आप लोगों का, ये मिथ्या को मैं तोड़ देना चाहता हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ सदैव से तिरंगे का वही सम्मान करते हुए भारत का आम नागरिक करता है। हम तिरंगे की आन बान और शान के लिए हमेशा लड़ते रहे और हमेशा लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ा है। ये तिरंगे का सम्मान नहीं होता तो संघ के कार्यकर्ता इमरजेंसी के खिलाफ आंदोलन नहीं करते। ठीक है, यदि तिरंगे का सम्मान नहीं होता तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर के आंदोलन के लिए नहीं लड़ रहे होते। और कश्मीर इसीलिए एक मेरा अंतिम सवाल है, भारतीय जनता पार्टी का प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी है, जिसने देश के अंदर धारा 370 हटाने के पहली बार शहीद। ठीक है, इसीलिए मेरा अंतिम सवाल है। यशवर्धन जी, मुझे एक बात बताइए, मैंने माना कि आपके लाख मतभेद और मनभेद दोनों ही सही आरएसएस से, लेकिन हमारा ही संविधान यह कहता है कि अगर कोई माफी मांगकर आगे बढ़ना चाहे तो संविधान उसको पूरा अधिकार देता है। आरएसएस उस एपिसोड से आगे बढ़ा, ठीक है, पर आप आगे नहीं बढ़े तो दूसरा इमरजेंसी से आगे क्यों बढ़े? वो भी उस पर रहना चाहेगा। आगे बढ़े हुए हैं। नहीं कहा, आप आज भी तो कोट करते हैं कि आरएसएस या तिरंगा नहीं फहराया जाता था। स्वप्निल जी, लक्ष्मी नहीं, तिरंगा, मैं आपके 370 की बात कर रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी खुद नेहरू कैबिनेट में थे तब 370 लागू हुई और उनकी सहमति से लागू हुई। उन्होंने कोई एक मिनट ठीक कर ले, उसी विषय को लेकर डॉक्टर मुखर्जी ने नेहरू मंत्रिमंडल इस्तीफा दिया था, ध्यान कर ले। नेहरू मंत्रिमंडल इस्तीफा दिया डॉक्टर मुखर्जी ने और यात्रा लेकर बड़े कश्मीर के दौरे पर, कश्मीर में जाकर शहीद हो गए।
ठीक है। स्वप्निल जी, लेकिन एक और देश में दो कौन बार लगता है ना कोई आजादी नहीं नहीं ठीक है, मैंने शुरुआत में भी कहा था, मैंने शुरुआत में भी कहा था कि इस बहस का कोई अंत नहीं है और इस बहस का कोई पार नहीं है। मैंने कोशिश की थी, मैंने सिर्फ एक कोशिश की थी। यशवंतन भाई, लक्ष्मीकांत जी, मैं आप दोनों को रोक रहा हूं, मैं आप दोनों को रोक रहा हूं, मैं आप दोनों को इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि मेरे पास समय खत्म हो चुका है। आई एम वेरी सॉरी। मैंने कहा इस बहस का कोई अंत नहीं है और इस बहस का कोई पार भी नहीं है। कोशिश की थी कि शायद कहीं तक हम पहुंच पाए, वो निकलेगा भी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।